नमस्कार। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। खास तौर पर एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस की किताब के चैप्टर 2 मतलब अम्ल, क्षार और लवण, उसके एक अहम हिस्से पर बात करेंगे। देखिए, हम सबने स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है अम्ल क्षार के बारे में। कोई खट्टा, कोई कड़वा, लिटमस पेपर का रंग बदल देते हैं वगैरह वगैरह। पर आज का सवाल ना थोड़ा और बुनियादी है कि आखिर इन सभी अम्लों में वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है, जो उन्हें अम्ल बनाती है, और क्षारों में क्या समानता है, और पानी का क्या रोल है। मतलब पानी में मिलाने पर ऐसा क्या बदल जाता है। तो जो जानकारी हमारे पास है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही है। इसमें अम्लों और क्षारों के बिल्कुल बेसिक गुणों की बात की गई है। तो आज का अपना मकसद है कि इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि थोड़ा दिलचस्प तरीके से समझना है, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हो। चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि जितने भी अम्ल हैं वो धातुओं से, मतलब मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इससे एक सवाल आता है मन में, क्या यही हाइड्रोजन गैस या कहें हाइड्रोजन एलिमेंट ही वो चीज है जो सभी अम्लों में कॉमन है? और अगर ऐसा है तो क्या हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा? जैसे ग्लूकोज ले लें या अल्कोहल, इनमें भी तो H होता है। इसको टेस्ट करने के लिए ना किताब में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.8, काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए कि हमारे पास 4 अलग अलग सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का। अब सेटअप समझिए। एक बीकर है, उसमें कॉर्क लगाया है जिस पर 2 कीले हैं। इन कीलों को तारों से एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक छोटा सा बल्ब और एक स्विच से जोड़ दिया है। मतलब एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। पहले बीकर में थोड़ा डाइल्यूट HCl डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं। क्या होता है? बल्ब जल जाता है। फिर HCl हटाकर बीकर साफ करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब फिर जलता है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है मजा। जब हम यही काम ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो स्विच ऑन करने पर बल्ब नहीं जलता, और अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ भी बिल्कुल यही होता है, बल्ब नहीं जलता। ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसा हमने कहा ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन है, तो फिर बल्ब क्यों नहीं जला, बिजली क्यों नहीं चली? हाँ, बिल्कुल। और यही ऑब्जर्वेशन हमें असली जवाब तक ले जाती है। देखिए, बल्ब का जलना क्या बताता है? यही कि सॉल्यूशन से होकर करंट पास हो रहा है। और किसी सॉल्यूशन में करंट कैसे चलता है? वो चलता है आयंस की मूवमेंट से, मतलब चार्ज वाले पार्टिकल्स के चलने से। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को पानी में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। इनमें एक पॉजिटिव आयन होता है हाइड्रोजन आयन H+, और साथ में एक नेगेटिव आयन भी होता है, जैसे HCl में क्लोराइड आयन Cl-, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन SO4 2-। ये जो फ्री H+ आयन पानी में मौजूद होते हैं ना, यही बिजली को चलाने में मदद करते हैं, और असल में यही अम्लों के खास एसिडिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए ग्लूकोज और अल्कोहल को, उनमें हाइड्रोजन एटम तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो ये मॉलिक्यूल घुल तो जाते हैं पर आयनों में टूटते नहीं हैं। मतलब वो H+ आयन नहीं बनाते। और क्योंकि सॉल्यूशन में फ्री आयन्स नहीं है तो करंट पास नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता। इसीलिए हाइड्रोजन होते हुए भी ये कंपाउंड्स एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। तो आपके वो जो पहले 2 सवाल थे, क्या हाइड्रोजन सब अम्लों में कॉमन है, और क्या हर हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एसिडिक है? इसका जवाब यही है। कॉमन चीज है पानी में H+ आयन देने की क्षमता, सिर्फ हाइड्रोजन का होना नहीं। अच्छा, तो ये है असली बात। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटम होना काफी नहीं, बल्कि पानी में घुलने पर H+ आयन बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन का होना काफी नहीं है, उसका आयन बनकर अलग होना जरूरी है एसिडिक बिहेवियर के लिए। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो उसे थोड़ा और समझते हैं। क्या ये H+ आयन बनने के लिए पानी का होना मतलब बिल्कुल जरूरी है? क्या एसिड्स सिर्फ पानी में ही आयन बनाते हैं, या सूखी हालत में भी उनमें H+ आयन होते हैं? इस सवाल के लिए किताब में एक और एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी 2.9 है। इसमें क्या करते हैं? एक बिल्कुल सूखी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉलिड नमक
यानी सोडियम क्लोराइड NaCl डालते हैं। फिर उसमें बहुत ध्यान से कुछ बूंदे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं। अब रिएक्शन से एक गैस निकलेगी, ये होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब आता है एक्सपेरिमेंट का मेन पार्ट। इस निकलने वाली HCl गैस के रास्ते में पहले एक सूखा हुआ नीला लिटमस पेपर लाते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर उसी गैस के रास्ते में एक गीला मतलब पानी से भीगा हुआ नीला लिटमस पेपर लाते हैं। अब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर है। सूखी HCl गैस का सूखे नीले लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता, रंग नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही गैस गीले नीले लिटमस के कांटेक्ट में आती है, उसका रंग फौरन बदलकर लाल हो जाता है। ये क्या दिखाता है? HCl मॉलिक्यूल तो हैं, लेकिन वो आयोनाइज नहीं है, उनमें फ्री H+ आयन नहीं है, इसलिए सूखा लिटमस पेपर वैसे का वैसा रहता है। पर जैसे ही HCl गैस नमी यानी पानी के कांटेक्ट में आती है, जो गीले लिटमस पेपर पर है, पानी के मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल से H+ आयनों को खींचकर अलग कर देते हैं। पानी यहाँ आयनाइजेशन में मदद करता है और ये H+ आयन ही नीले लिटमस को लाल करते हैं, जो एसिड का जाना पहचाना टेस्ट है। तो आपका तीसरा सवाल, हाँ, H+ आयन का अलग होना और एसिडिक बिहेवियर दिखाना ये पानी की मौजूदगी में ही होता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो H+ आयन बनता है ना, ये असल में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, बहुत छोटा और बहुत रिएक्टिव। ये पानी में अकेला नहीं घूम सकता, ये फौरन पानी के मॉलिक्यूल H2O के साथ जुड़ जाता है। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो H+ को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो असल में पानी में जो बनता है वो H+ आयन नहीं, बल्कि हाइड्रोनियम आयन H3O+ होता है। रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, HCl गैस प्लस H2O लिक्विड इज इक्वल टू H3O प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ। या AQ का मतलब है AQS, यानी पानी में घुला हुआ। तो आगे से जब भी हम कहें कि एसिड पानी में H+ आयन देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो असल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। दोनों का इस्तेमाल होता है, H+ AQ और H3O+, पर H3O+ ज़्यादा सही पिक्चर देता है। हाँ, ये बात तो एकदम साफ हो गई। मतलब पानी सिर्फ घोलने का काम नहीं कर रहा, वो आयन बनाने में एक्टिवली हिस्सा ले रहा, और H+ असल में H3O+ बनकर रहता है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हुई एसिड्स की कहानी। अब जरा बेसिस यानी क्षारों की तरफ आते हैं। जैसे एसिड पानी में H3O+ आयन देते हैं, वैसे ही क्षार पानी में घोले जाने पर क्या करते हैं? उनमें क्या कॉमन होता है? बिल्कुल, जैसे एसिड की पहचान पानी में H3O+ आयन देने से है, वैसे ही बेसिस की पहचान पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देने से होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो एक कॉमन बेस है, जब उसे पानी में घोलते हैं तो वो सोडियम आयन Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- में टूट जाता है। मतलब NaOHS इक्वल्स Na+AQ प्लस OH- इसी तरह एक और बेस जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, पानी में मैग्नीशियम आयन Mg2+ और 2 हाइड्रोक्साइड आयन 2OH- देता है। MgOH2S इक्वल्स Mg2+AQ प्लस 2OH- यहीं पर एक खास शब्द आता है अल्कली। ये उन बेसिस के लिए इस्तेमाल होता है जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो वो अल्कली हैं। लेकिन सारे बेस पानी में नहीं घुलते। जैसे कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड CuOH2 पानी में नहीं घुलता। तो वो बेस तो है, पर अल्कली नहीं है। मतलब हर अल्कली बेस है, पर हर बेस अल्कली नहीं होता। अच्छा, ये फर्क ध्यान रखने वाला है। अल्कली वो बेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं। और हाँ, किताब में ये वार्निंग भी है कि अल्कली छूने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं, मतलब स्किन वगैरह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें कभी चखना या बिना सावधानी के छूना नहीं चाहिए। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, तो अब पिक्चर थोड़ी और क्लियर हुई। एसिड पानी में H3O+ देते हैं और बेस पानी में OH- आयन देते हैं। अब हम उस रिएक्शन पर वापस आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और पानी बनाते हैं। अब जब हम आयनों के बारे में जान गए हैं, तो इस रिएक्शन को आयनिक लेवल पर कैसे समझें? मतलब असल में क्या हो रहा होता है? हाँ,
ये इंटरेस्टिंग है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो कोर है ना, वो आयोनिक लेवल पर बहुत सीधा है। जब आप एक एसिड जो H3O+ या H+ दे रहा है और एक बेस जो OH- दे रहा है को मिलाते हैं, तो एसिड से आने वाला H+ आयन और बेस से आने वाला OH- आयन आपस में रिएक्ट करते हैं। ये दोनों आयन मिलकर पानी H2O का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। H+AQ plus OH- AQ = H2OL। यही है न्यूट्रलाइजेशन का असली केमिकल चेंज। न्यूट्रल इसीलिए कहते हैं क्योंकि एसिड का H+ और बेस का OH- एक दूसरे के असर को खत्म करके पानी बना देते हैं, जो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। जो हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एसिड HX प्लस बेस MOH इक्वल्स सॉल्ट MX प्लस पानी HOH, उसमें सॉल्ट MX बनाने वाले आयन M+ और X- असल में रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में दर्शक आयन स्पेक्टेटर आयन्स की तरह रहते हैं। वो सीधे पानी बनाने में हिस्सा नहीं लेते। जब पानी इवेपोरेट होता है, तब ये आयन मिलकर सॉलिड सॉल्ट बनाते हैं, पर सॉल्यूशन में मेन काम H+ और OH- का मिलकर पानी बनना ही है। वाह। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब H+ और OH- का मिलना और पानी बनना। ये तो आयनिक नजरिए से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। धन्यवाद। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी चीज़ पर आते हैं। एसिड या बेस को पानी में मिलाना, इसे डाइल्यूशन या तनुकरण कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी 2.10 है, जिसमें कुछ सावधानी की बात कही गई है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, एक बीकर में करीब 10 ml पानी लेते हैं। अब इसमें बहुत धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और साथ साथ बीकर को ग्लास रॉड से हिलाते रहते हैं। डालने के बाद बीकर के बॉटम को बाहर से छूकर देखने को कहा गया है और नतीजा, बीकर काफी गर्म महसूस होता है। इससे पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में घोलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट निकलती है, गर्मी पैदा होती है। किताब में यह भी लिखा है कि यही चीज तब भी होती है जब हम पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड की गोलियां घोलते हैं, बीकर गर्म हो जाता है। तो दोनों केस में गर्मी निकल रही है। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर सेफ्टी के लिहाज से। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलना हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इसीलिए सेफ्टी वार्निंग बिल्कुल क्लियर है और इसे हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा एसिड या बेस को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए ताकि जो हीट निकले वो सारे पानी में फैल जाए। कभी भी पानी को सीधे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में नहीं डालना चाहिए। सोचिए क्या होगा अगर आपने बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया और उसमें पानी डाला। पानी की पहली कुछ बूंदें जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएंगी, वहां लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी। ये हीट पानी को एकदम से भाप बना सकती है, जिससे एक तरह का छोटा विस्फोट या उछाल स्प्लैश हो सकता है। ये गर्म एसिड का मिक्सचर बीकर से बाहर छलक सकता है और जो भी पास खड़ा है उसे जला सकता है। सीरियस बर्न्स हो सकते हैं। और इतनी तेजी से निकली हीट कांच के बीकर को क्रैक भी कर सकती है? ये आपके चौथे सवाल का जवाब है। पानी को एसिड में क्यों नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। तभी तो अक्सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस की बोतलों पर वो वार्निंग साइन बने होते हैं, जैसे किताब के फिगर 2.5 में हैं, कोरोसिव वाले या दूसरे खतरे बताने वाले। इन चेतावनियों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है एसिड या बेस को पानी में मिलाने का, इसे ही डाइल्यूशन या तनुकरण कहते हैं। तनु करने का मतलब है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम करना। जब हम एसिड या बेस में पानी मिलाते हैं, या सही कहें तो एसिड बेस को पानी में मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन उसमें मौजूद आयन्स H3O+ या OH- की संख्या तो उतनी ही रहती है, अगर सिर्फ पानी मिला रहे हैं। नतीजा ये होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या या कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। ये आपके 5वें सवाल का जवाब हुआ। अच्छा, तो डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाकर आयनों की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम करना, सॉल्यूशन को कम गाढ़ा बनाना, अगर आम भाषा में कहें तो। लेकिन अगर इसका उल्टा सोचें, मान लीजिए हमारे पास पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है, मतलब उसमें पानी और OH- आयन है। अब अगर हम उसमें और ज्यादा सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल दें,
तो हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की कॉन्सेंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा? उस केस में सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सॉल्यूशन में और ज्यादा वो चीज डाल रहे हैं जो पानी में घुलकर एक्स्ट्रा OH- आयन दे रही है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में OH- आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी सॉल्यूशन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ये आपके छठे सवाल का सीधा जवाब है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन घटती है और ज्यादा सॉल्यूट घोलने से अगर घुलता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो आज की बातचीत से एसिड्स, बेसिस और पानी के रोल के बारे में कई बेसिक बातें एकदम क्लियर हो गई। तो एक बार फटाफट समराइज करें। पहली बात, सभी एसिड्स में कॉमन ये है कि वो पानी में H+ आयन देते हैं, जो असल में H3O+ आयन होते हैं। दूसरी बात, सभी बेस पानी में OH- आयन देते हैं, और जो बेस पानी में घुलते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। हमने ये भी देखा कि आयनों का बनना और एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी दिखाना पानी की मौजूदगी पर डिपेंड करता है, जैसे वो लिटमस वाले एक्सपेरिमेंट ने दिखाया। और आखिर में सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल बात, एसिड या बेस को पानी में मिलाते समय यानी डाइल्यूशन करते समय हमेशा एसिड बेस को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए, लगातार हिलाते हुए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और सेफ्टी सबसे पहले है। बिल्कुल सही सारांश। आज हमने एसिड्स और बेसिस के बिल्कुल फंडामेंटल नेचर और पानी के साथ उनके रिश्ते को समझने की कोशिश की, जैसा हमारी सोर्स मटेरियल यानी NCERT किताब में दिया है। अब यहाँ से एक विचार आगे ले जाने के लिए हमने डाइल्यूशन की बात की, कॉन्सेंट्रेशन कम करने की। ये सोचने वाली बात है कि ये प्रिंसिपल, मतलब किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करना, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और साइंस और इंडस्ट्री में कितना फैला हुआ है। ज़रा सोचिए, घर पर हम क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, क्या वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ होते हैं या उन्हें डाइल्यूट किया जाता है? लैब्स में केमिकल रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट्स की सही कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज़रूरी होती है? दवाइयों में एक्टिव इंग्रेडिएंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मैटर करती है? या बड़ी इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बनाना या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल कितना क्रिटिकल हो सकता है? ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस नहीं, बल्कि बहुत सारे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का बेस है। इस पर सोचना इस टॉपिक को और ज्यादा रेलेवेंट बना सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है, कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला प्रोसेस, पानी में कुछ घोलना, इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज की इस गहरी और विस्तृत पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी एसिड्स, बेसिस और पानी के इस कनेक्शन को समझने में मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और कुछ नई जानकारियों के साथ।